हेलो साथियों, नमस्कार। मैं जी कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट कॉम्पिटिटिव जोन में। और मैं आज लेकर के आया हूं डेली डोज 38 और बड़ा ही शानदार सा टॉपिक है हीट यानी उष्मा। उष्मा से रिलेटेड जो भी फैक्ट होंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए एक मोटिवेशंस के साथ वीडियो की स्टार्ट करते हैं कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। आपकी मंजिल तो आसमान है, रास्ता आपको खुद ही बनाना है। आपकी मंजिल तो आसमान है, रास्ता आपको खुद ही बनाना है। चलिए आप भी अपनी रास्ते को, मंजिल को ये कीजिए, मतलब टारगेट कीजिए और उसे हासिल कीजिए। और मैं आपको उसमें बहुत ही ज्यादा मदद करूंगा और मेरे वीडियो को आप देखते रहेंगे, अंत तक देखते रहेंगे। चलिए हीट से रिलेटेड कुछ फैक्ट को हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहली बात, हीट मतलब उष्मा। तो उष्मा का मात्रक क्या है ये पहले हम लोग लिखेंगे। उष्मा का मात्रक लिख लीजिए। उष्मा का मात्रक क्या है? उष्मा का मात्रक लिखिएगा जूल। सबसे पहली बात उष्मा का मात्रक जूल लिख लेंगे। तो पूछिएगा सर क्या जूल के अलावे उष्मा के कोई और मात्रक हैं क्या? बिल्कुल लिख लीजिएगा, जूल के अलावे उष्मा के मात्रक कौन कौन से है? तो इसके अलावे जो मात्रक है वो लिख लीजिएगा आप लोग। कैलोरी, एक कैलोरी, और क्या लिखेंगे? किलो कैलोरी भी होता है ना, लिख लीजिए किलो कैलोरी। और कोई? यस सर, लिखेंगे किलो कैलोरी के बाद एक लिखेंगे अर्ग। क्या लिखेंगे? अर्ग लिखेंगे। ये सभी क्या है? उष्मा के मात्रक हैं। ठीक है। उसके बाद आप तो फिर आप कॉम्बिनेशन से यहां से एक सवाल उठता है कि सर जूल और कैलोरी अगर दोनों अर्ग, अगर दोनों हीट के मात्रक हैं, उष्मा के मात्रक है, तो इन दोनों में कुछ वैल्यू होते होंगे। एक कैलोरी बराबर कितना, एक आपका जूल बराबर कितना लिखेगा? तो लिख लेंगे। सबसे पहले इनके बारे में जो फैक्ट होता है सबसे पहले इन्हीं को जानेंगे हम लोग। तो लिखिएगा एक कैलोरी बराबर, एक कैलोरी इज इक्वल टू कितना जूल होता है? तो लिखेंगे 4.186 जूल। 4.186 जूल ये होता है एक कैलोरी बराबर। उसके बाद यहां से और क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? सर एक जूल बराबर कितना होता है? लिख लेंगे 1 जूल इज इक्वल टू आपका जो है 0.24 कैलोरी। 0.24 कैलोरी, इसी को आप ये कन्वर्ट कीजिएगा तो इतना आ जाएगा। और सब अपने आप में एक सवाल है, मतलब सभी जगह से ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना, अलग अलग तरीके से। तो आप कभी ये पूछ लेगा, ये आपको बताना पड़ेगा, फिर ये बताना पड़ेगा, ये पूछ लेगा, इस टाइप का कुछ। उसके बाद सर क्या मतलब किलो कैलोरी में? तो लिख लीजिए 1 किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा आपका? लिख लीजिएगा 8186 जूल। 4186 क्या ये क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। क्योंकि किलो कैलोरी, किलो मतलब 1000 से आप क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका ये वैल्यू आ जाएगा। फिर सर एक बीटीयू लिखिएगा। A1 BTU इजकल टू, ये भी आपका जो है उष्मा का ही ये क्या है? एक यूनिट है। 1 BTU बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट समथिंग होता है। ठीक है। इसका वैल्यू होता है आपका 252 कैलोरी। लिख लेंगे 252 कैलोरी। ठीक है। तो ये थे कैलोरी के कुछ मान और आपके जूल में कन्वर्सन्स और इसके कुछ मात्रक। उसके बाद सर क्या क्या पैमाना है, अलग अलग टेम्परेचर को हम लोग किस पैमाने पे मापते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट कर लें इसको, उसके बाद मैं आगे बताता हूं। ठीक है। चलिए क्या बिठा दे इसको, टिंग लगाएंगे। ताप का विभिन्न पैमाना, ताप का विभिन्न पैमाना, ये हेडिंग लगाएंगे आप। ठीक है।
उसके बाद तो सर इसमें आता क्या क्या है, तो ताप को मापते हैं सेल्सियस में, उसके बाद फिर नापते हैं फ़ारेनहाइट में, फिर केल्विन में, आपका रोमर में, कई सारे पैमाने हैं। तो सबसे पहले इसको जानेंगे कि सर सेल्सियस का न्यूनतम वैल्यू क्या है, आपका मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये आपका जानेंगे सभी के बारे में अलग अलग। तो सबसे पहले आप लिखिएगा, हेडिंग लगाइएगा सेल्सियस। सेल्सियस, तो सेल्सियस का सेल्सियस पैमाना में आपका न्यूनतम मान और उच्चतम मान के बारे में हम लोग जानेंगे। लिखिएगा सेल्सियस पैमाना का न्यूनतम मान कितना होता है, तो ये होता है आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस पैमाना में न्यूनतम मान कितना होता है आपका, ऊपर लिख लेंगे न्यूनतम वैल्यू है ना, मिनिमम वैल्यू आपका न्यूनतम कितना होता है 0 डिग्री सी, और मैक्सिमम कितना होता है हाईएस्ट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। उच्चतम लिख लीजिएगा, उच्चतम 100 डिग्री से। देखिए थोड़ा सा अलग तरीका है, आपको इस टाइप का एक कॉम्बिनेशंस करके अलग आपको, देखिए अगर हम बनाना चाहें तो यहीं से कई सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं अलग अलग बना करके, लेकिन मैं एक साथ आपको फैक्ट दे रहा हूं, आप देखते जाएंगे। फिर दूसरा है आपका सेल्सियस के बाद आप फ़ारेनहाइट लिख लेंगे। फ़ारेनहाइट पैमाना में आपका न्यूनतम मान कितना होता है और उच्चतम मान कितना होता है, लिख लेंगे न्यूनतम और उच्चतम। तो सर न्यूनतम कितना होता है फ़ारेनहाइट में, आप लिख लेंगे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और मैक्सिमम कितना होता है, तो लिख लेंगे 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसी तरह से सर ये तो हो गए क्या आपके फ़ारेनहाइट में, तो फ़ारेनहाइट के बाद आप एक और लिखेंगे केल्विन मान, केल्विन पैमाना। इसमें आपका न्यूनतम और उच्चतम लिखेंगे, न्यूनतम फिर उच्चतम। तो केल्विन पैमाना में न्यूनतम मान कितना होता है, आप लिख लेंगे 273 केल्विन, है ना, केल्विन। और मैक्सिमम ये कितना हो जाता है आपका 373 केल्विन। केल्विन, ठीक है, ये हो गए। क्या आप इसको पहले नोट करेंगे, उसके बाद मैं क्या फिर से आपको ऊपर बताता हूं। स्क्रीनशॉट ले ले या नोट कर ले। उसके बाद आपका एक बचता है रोमर, है ना, रोमर पैमाना। रोमर पैमाना का मान न्यूनतम कितना होता है और उच्चतम कितना होता है। तो रोमर पैमाना में जो है न्यूनतम वैल्यू आपका होता है 0 डिग्री आर, और मैक्सिमम कितना होता है आपका, लिख लेंगे 80 डिग्री आर। रोमर 0 डिग्री रोमर और 80 डिग्री रोमर, ये आपका होता है मैक्सिमम। तो ये रहे कुछ पैमाना का न्यूनतम और मैक्सिमम वैल्यू। अब सर चारों का एक साथ आपका फॉर्मूला क्या होता है, संबंध अगर स्थापित करना चाहें तो सभी का संबंध पैमाना का एक साथ, तो लिखेंगे आप C माइनस 0 बाय 100 इज इक्वल टू, इसका कॉम्बिनेशन किसके साथ, फ़ारेनहाइट के साथ। तो फ़ारेनहाइट का क्या होता है F माइनस 32 बाय क्या लिखेंगे आप 180। उसके बाद फिर आप लिखेंगे सेल्सियस का रोमर का R माइनस 0 बाय कितना हो जाएगा आपका, जब मैक्सिमम जिस समय बताया आपको हो जाता है 80 इज इक्वल टू, आप फिर किसका लिख लेंगे केल्विन का। तो केल्विन का कितना लिखाया था K माइनस 273 बाय कितना हो जाएगा आपका 100, ये लिख लेंगे आप। तो C माइनस 0 बाय 100, F माइनस 32 बाय 180, उसके बाद R माइनस 0 इक्वल बाय आपका 80, K माइनस 273 बटेगा 100। ये आप क्या करेंगे, याद रख लेंगे सभी का कॉम्बिनेशन। आपका जिसको भी कन्वर्सन आपका सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्सन करने के लिए बोले तब ये दोनों को ले लेंगे, सेल्सियस से रोमर को कन्वर्सन करने के लिए कहेगा तो ये दोनों को ले लेंगे, इसको छोड़ देंगे। फिर अगर सेल्सियस से केल्विन का करने के लिए कहेगा कन्वर्सन तो इधर कर देंगे, इधर से ले लेंगे। किसी का भी आप ले सकते, सब इक्वल टू में है
तो आप आराम से किसी एक का भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। मतलब दो का कन्वर्सन कहेगा, किसी ना किसी का दो का कहे, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस, रोमर से फ़ारेनहाइट, फ़ारेन से रोमरहाइट, आपका फ़ारेनहाइट, फिर आपका रोमर से केल्विन, केल्विन से रोमर, आपका किसी का भी कन्वर्सन कहे तो आराम से इससे क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और इसको हमेशा आप याद रखेंगे, BBI कर लेंगे इसको, ठीक है, हमेशा इसको क्या करना है, याद रखना है। फिर आओ सर यहां ये तो हो गया, फिर उसमें से आपका क्या क्या और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो चलिए एक एक करके क्वेश्चंस को हम लोग जानेंगे, पॉइंट बना के आप लिखते चलेंगे। सबसे पहला एक क्वेश्चन यहां से जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि सेल्सियस वो कौन सा तापमान है जिस पर और सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का वैल्यू समान होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। लिखिएगा पॉइंट क्या है, -40 डिग्री पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट पर क्या होता है, समान होता है। -40 डिग्री पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट का मान क्या होता है, समान होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस को। इसको आप स्टार, कई स्टार लगाना चाहते लगा लीजिए। -40 डिग्री पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट का मान क्या होता है, एक समान होता है, एक समान होता है। चलिए उसके बाद यहां से सर और कोई क्वेश्चन, तो बिल्कुल लिख लीजिएगा कि एक क्वेश्चन पूछता है परम शून्य तापमान कितना होता है, लिख लेंगे परम शून्य तापमान, परम शून्य तापमान ये कितना होता है, तो आप लिखेंगे -273.15 डिग्री केल्विन, -273.15 केल्विन, ये आपका जो है सबसे शून्य वैल्यू, सबसे न्यूनतम वैल्यू, या आपका सॉरी यहां पे लिखेंगे -273.15 डिग्री सी या 0 डिग्री केल्विन। क्या लिखेंगे आप, 0 डिग्री केल्विन, दोनों में से एक। ये आपका सबसे परम शून्य तापमान होता है, ठीक है। परम शून्य तापमान कितना, -273.15 डिग्री सी या 0 केल्विन, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं और आगे फिर और क्वेश्चंस को जानते हैं। आप इसको नोट कर लें, गुड। क्वेश्चंस को जानते हैं हम लोग, लेकिन अगर मैं आप लोग से कहना चाहूंगा कि अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो इसे लाइक करें, मुझे कमेंट करके बताएं कैसा लगता है, और शेयर और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर करना ना भूलें वीडियो को। मैं डेली लेकर के आता हूं एक वीडियो जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए कुछ और क्वेश्चंस को जानते हैं, जैसे तीनों पैमाना में विभिन्न तापमान, है ना, लिख लेंगे तीनों पैमाना में विभिन्न तापमान। अगर मान लिया जाए आपसे पूछ ले कि कमरे के तापमान पर जो है मनुष्य का शरीर का तापमान तीनों पैमाना में कितना होता है, कुछ एक को जानते हैं। वैसे आप कन्वर्सन को जो मैंने फॉर्मूला लिखा दिया उससे कन्वर्ट करके भी, कन्वर्सन से आप निकाल सकते हैं उसको ये कन्वर्ट करके, लेकिन कुछ एक को याद रखना भी जरूरी होता है ना। एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर एग्जाम में बैठे हुए तो क्या उसको निकालने जाएंगे हम, नहीं। क्या करना, उसको कुछ एक जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जाते हैं उसको हमेशा याद रखना है। अगर आपसे पूछ ले मनुष्य शरीर का तापमान, है ना, मनुष्य के शरीर का तापमान, अगर आपसे पूछे मनुष्य शरीर का तापमान किसमें, तीनों में, सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में और केल्विन में, आप तीनों में इसका पूछता है तो आप तीनों को याद रखेंगे, डिग्री सेल्सियस में, डिग्री फ़ारेनहाइट में और केल्विन में, ये तीनों में याद रखेंगे। क्या, तो मानव शरीर का सेल्सियस में तापमान कितना होता है, तो लिख लेंगे 36.9 डिग्री सी, 36.9 डिग्री। अच्छा डिग्री सी तो ऊपर में लिखा हुआ है, क्या इसको लिखना जरूरी नहीं है, नीचे में आप लिख लीजिए 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड आपका होता है सेंटीग्रेड में मनुष्य शरीर का तापमान। फ़ारेनहाइट में कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 ये होता है आपका फ़ारेनहाइट में। और केल्विन में कितना होता है, 310 केल्विन, है ना, 310 ये केल्विन में होता है। उसी तरह से एक और पूछता है कमरे का सामान्य तापमान, लिख लीजिएगा कमरे का सामान्य, कमरे का सामान्य तापमान ये कितना होता है, आप ये भी लिखेंगे।
तो अगर डिग्री सेंटीग्रेड में पूछे तो लिख लीजिएगा 25 डिग्री सी होता है लगभग। डेटा देखिए, अगर एग्जाम ऑप्शंस बाय ऑप्शंस इधर उधर थोड़ा थोड़ा पॉइंट होता रहे, लेकिन एक महीने जैसे आपको बताया आपका केल्विन पैमाना में, तो 273.15 केल्विन भी कहीं कहीं मिलेगा आपको, लेकिन 273 आप उसको याद रखेंगे न्यूनतम वैल्यू। 25 डिग्री सी होता है किसका, कमरे का सामान्य तापमान डिग्री सेंटीग्रेड में। फ़ारेनहाइट में अगर बात करें तो 77 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है ना। और उसके बाद फिर हम केल्विन में बात करें तो लिख लीजिएगा 298, कितना होता है 298 केल्विन। तो ये दो है जिसे कि आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि पूछे जाते हैं फ़ारेनहाइट में कब पूछ लेगा, या फिर आपका सेल्सियस में पूछ ले, या फिर केल्विन में पूछ ले, जो पूछे आपको इसका जवाब देना है, ठीक है। उसके बाद आप कुछ और पॉइंट्स को जानते हैं हम लोग हीट से रिलेटेड। तो एक पूछता है जल का आपका अधिकतम घनत्व कितना होता है, न्यूनतम घनत्व कितना होता है, ये लिख लेंगे आपको। लिख लीजिएगा जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी इसको भी आप VBI कर लेंगे। जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है, लिख लीजिएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है जल का अधिकतम घनत्व, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, न्यूनतम भी इतना ही होगा, अधिक आपका इतना लिख लीजिएगा। फिर आपका इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन, तो सर यस, एक क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं कि अगर जल को 2 डिग्री सी से लेकर के 10 डिग्री सी तक गर्म किया जाए तब क्या होगा, इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो लिखेंगे जब, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब जल को 2 डिग्री सी से 10 डिग्री सी तक गर्म किया जाता है तो क्या होगा, इसके आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा और इसके घनत्व में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहला लिखिएगा, पहले पॉइंट नंबर 1, पहले आयतन जो है 4 डिग्री तक क्या होगा, घटेगा फिर बढ़ेगा। लिख लीजिएगा पहले आयतन 4 डिग्री सी तक घटेगा फिर बढ़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जब जल को 2 डिग्री सी तक, जब जल को 2 डिग्री सी से 10 डिग्री सी तक गर्म किया जाता है तो क्या होगा, पहले आयतन की अगर हम बात करें तो आयतन पहले 4 डिग्री सी तक घटेगा फिर बढ़ेगा। उसके बाद हम बात करेंगे घनत्व का, पॉइंट नंबर 2 लिखिएगा, घनत्व 4 डिग्री सी तक क्या होगा, इसके विपरीत, आयतन का विपरीत घनत्व, घनत्व का विपरीत आयतन, है ना। 4 डिग्री सी तक क्या होगा, बढ़ेगा फिर क्या होगा, घटेगा। यह अपोजिट होता है। जल के घनत्व की अगर बात करें तो जो 2 डिग्री सी से लेकर के 10 डिग्री सी तक अगर गर्म किया जाता है तो आयतन इसका पहले 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक घटेगा, उसके बाद फिर बढ़ेगा। और अगर हम बात करें घनत्व का तो 4 डिग्री सी तक क्या होगा, बढ़ेगा फिर घटेगा। आप दोनों को इंपॉर्टेंट कर लेंगे, VBI क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये भी, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, VBI ये दोनों पॉइंट्स पूछे जाते हैं। फिर अगर हम बात करें क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका, तो पहले आप इसको नोट कर ले, उसके बाद हम क्वथनांक की चर्चा करते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, बिठा दें इसको। गुड। वायुमंडलीय दाब का क्वथनांक पर प्रभाव, मतलब जल के क्वथनांक पर वायुमंडलीय दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्वथनांक पर प्रभाव यह पड़ता है कि दाब अगर हम बढ़ाएंगे तो क्वथनांक भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। लिखिएगा दाब बढ़ाने पर क्वथनांक क्या होता है, क्वथनांक बढ़ता है। दाब बढ़ाने पर क्वथनांक बढ़ता है और घटाने पे घटता है। पॉइंट नंबर 2 लिख लीजिएगा, दाब घटाने पर क्वथनांक घटता है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, घटाएंगे तो घटेगा और बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा। और यही कारण है कि कुकर में खाना क्या होता है, जल्दी पक जाता है। हम क्या करते हैं, उसके दाब को बढ़ाते हैं, क्वथनांक बढ़ जाता है और क्या होता है, खाना हमारा जल्दी चावल सीज जाता है। यानी कुछ भी पहाड़ी क्षेत्रों में खाना देर से क्यों पकता है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब क्या होता है, वहां पे घट जाता है।
वायुमंडलीय दाब क्या होता है, घट जाता है। जब जैसे घटेगा तो क्वथनांक भी क्या होगा, घट जाएगा, और जब क्वथनांक घट जाएगा तो खाना देर से पकेगा, स्वाभाविक है कि नहीं। सब ये एग्जांपल्स हैं, ये सबके, ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसी से कई सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में खाना देर से क्यों पकता है, क्योंकि क्वथनांक क्या होता है, सॉरी वायुमंडलीय दाब घट जाता है, और वायुमंडलीय दाब घटता है तो खाना मतलब क्वथनांक भी घटता है। अब क्वथनांक घटेगा तो क्या होगा, खाना देर से पकेगा। कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है, ऊपर वाला एग्जांपल है ना, कुकर में खाना जल्दी पकता है तो ऊपर वाला एग्जांपल, और वायुमंडलीय दाब घटता है पहाड़ी क्षेत्रों में तो ये नीचे वाला एग्जांपल। जल्दी खाना क्यों पकता है, क्योंकि कुकर कहां पे हम क्या करते हैं, दाब बढ़ाते हैं, दाब बढ़ाते हैं तो क्वथनांक बढ़ता है। अब क्वथनांक बढ़ेगा क्या होगा, खाना स्वाभाविक है कि जल्दी पक जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे और भी पॉइंट है, मैं कोशिश करूंगा अगले वीडियो में और एक टॉपिक लाने का। अभी इसको यहीं तक रखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग शेयर कर देंगे, लाइक करेंगे अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो, है ना, अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि उनको भी फायदा हो सके। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से पूछे जाते हैं, है ना। चलिए साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में 39 के साथ, तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जय हिंद साथियों।